नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में कुछ अंदर ही अंदर पक रहा है, कुछ सिंक्रोनाइज तरीके से इस देश में संवैधानिक व्यवस्था को हिलाने की कोशिश हो रही है। क्या 2024 की तैयारी में संघ परिवार और बीजेपी नए सिरे से भारत में फांसीवादी माइंडसेट को घुसाकर संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करके और एक नया मुहावरा गढ़ रहे हैं जो इस देश को आगे जाकर नुकसान पहुंचा सकता है? क्या हिंदुस्तान में जो सेक्युलरिज्म और भारतीय संविधान के पैरोकार हैं, उन पैरोकारों को अब सावधान हो जाना चाहिए, उनके सावधान होने का वक्त आ गया है? मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन जो हालात हैं उनका विश्लेषण हमको ज़रूर करना बनता है। वो कुछ इशारा कर रहे हैं। वो इशारा क्या कर रहे हैं और आजकल के जो घटनाक्रम हैं वो क्या क्या हैं, इस सब पे जाएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। हमारा UPI ID है डिस्क्रिप्शन में, उसका भी आप इस्तेमाल भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। मैं भी आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि भागवत साहब के जो बयान होते हैं उनमें ना तो वो कहीं लगता है कि कुछ अध्ययन वगैरह वो करते हैं, ना कभी लगता है कि वो अपडेट रहते हैं, ना कभी लगता है कि वो जानकारियां रखते हैं, ना कभी लगता है कि उनको भारत के इतिहास के बारे में भी बहुत जानकारी है। आश्चर्य होता है कि बहुत सारे लोग, जिसमें कि गडकरी साहब हैं, मोदी जी हैं और शाह साहब हैं, इस तरह के जो शार्प माइंडेड लोग हैं, इनकी बुद्धि के कौशल पे कोई शक नहीं कर सकता। वो भागवत साहब जैसे एक आदमी को, जिनके बयानों से लगता है कि वो एक एवरेज आदमी की तरह भी जानकारियां नहीं रखते हैं, कैसे ढो रहे हैं। दूसरा विचार मन में ये आता है कि भागवत साहब हो ना हो, कुछ चतुराई में वो येड़ा बनकर पेड़ा खाना चाह रहे हैं, वो भोले बन के कुछ बयान दे रहे हैं, अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा है। लेकिन बात सिर्फ आज भागवत साहब की नहीं करेंगे। आज एक चारों तरफ से जो चल रहा है सिलसिला इस देश में, उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें भागवत साहब भी एक हिस्सा है। तो उनसे शुरुआत कर रहे हैं। भागवत साहब ने बयान दिया है कि हिंदू हमारी पहचान, राष्ट्रीयता, सबको अपना मान लें और साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है। ये इनकी विचारधारा है। ये मानते हैं कि राम जो हैं वो सबके, भारत के देवता हैं और सभी जो हैं, सारे धर्म हैं, मत हैं, वो मत हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, वो है हिंदू धर्म। और ये जो अलग अलग मत हैं, पंथ हैं, ये पंथ इस एक हिंदू धर्म के अम्ब्रेला में रहना चाहिए। इमामे हिंद हैं राम, ये मानसिकता, ये विचारधारा, यानी हिंदू सुप्रीमेसी की विचारधारा। और वो ये कह रहे हैं कि हिंदू हमारी पहचान है और राष्ट्रीयता है और सबको अपना मानने और साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति का नाम हिंदू है। इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, बशर्ते वो इमामे हिंद वाले कंसेप्ट पे चले। लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कभी इतने सालों तक उन्होंने भारत में राज किया है और राज करने के कारण मुसलमानों को ही राज्य करने का अधिकार है। ये सोच, ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। ये भागवत साहब कह रहे हैं। सरसंघ चालक ने कहा कि हिंदुस्तान बना रहे, सीधी सी बात है। आज भारत में जो मुसलमान हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं है, वह हैं, रहना चाहते हैं और उनके पूर्वज के पास वापस आना चाहते हैं। उनके अपने मन पे है, यानी उनका मन है, अगर वो चाहे तो रहें, या नहीं रहना तो नहीं रहें। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं ना कि हमको सुप्रीमेसी का और हम बड़े हैं, ये वाला भाव छोड़ना पड़ेगा। इसी के कारण मैंने इतनी सारी बातें और लाइनें उनके बारे में कही थी। भारत में अभी तक बड़े बड़े मुंह फट मुसलमान,
आग उगलने वाले मुसलमान और सामान्य सोचने समझने वाले मुसलमान, तरह तरह के बुद्धिजीवी और आम नागरिक, इन सब के बयानों को, इनकी बातों को हम सुनते रहे हैं। जिनके बारे में कहा जाता है ये बहुत भड़काऊ बयान देने वाला मुसलमान है, उसने भी कभी किसी भी समय अपने किसी भी बयान में कम से कम ये नहीं कहा कि भैया हम बड़े हैं, हम महान हैं, हमको राज्य करने का हक है। और भागवत साहब कह रहे हैं कम्युनिस्टों को भी ये मान के चलना चाहिए कि वो बड़े हैं, ऐसा उनके मन में भी विचार नहीं आना चाहिए और हिंदुओं के मन में भी नहीं आना चाहिए। तो भाई साहब कम्युनिस्टों का तो यहाँ बीच में जिक्र करने का कोई लॉजिक मुझे समझ में आया नहीं। उन्होंने ना तो कभी अपने आप को बड़ा कहा, ना छोटा कहा, ना कुछ कहा, ना उनकी कोई मानसिकता, ना कोई बड़े रहें। लेकिन हिंदुओं को भी चलना चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं। और ये कह के वो बातों बातों में अपने उस जहरीले बयान को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इमाम हिंद, उसी बयान में ये आप एक संदेश दे रहे हैं कि हिंदू ही बड़ा है, हिंदू ही सुप्रीम है और सबको जिसको रहना उसी झंडे में रहना पड़ेगा। ये आप सोचते हैं? इस बात को सीधे कहिए, आपकी सोच है। बहुत सारे लोग पहले भी कहते रहे हैं, लेकिन झूठ मत बोलिए। ये मत कहिए कि बाकी लोग समझते हैं कि वो सुप्रीम है। इस देश में सब साथ रहना चाहते हैं। मेजॉरिटी में हिंदू भी मिलजुल कर रहना चाहते हैं। निजी जीवन में जितने हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को जानते हैं, उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। और आपको जो 33-35% वोट मिलते हैं आपकी पार्टी को, वो सबसे ज़्यादा ज़रूर हों, लेकिन वो उस 67% से कम हैं जो आपके इस विचार के साथ खड़े हुए नहीं हैं। यह आपको समझना पड़ेगा। लेकिन यहां पे भागवत साहब का खेल कुछ और है। 2014 से पहले अगर एक बार नए सिरे से इस देश में हिंदू सुप्रीमेसी की बयार बहाई जाती है, तो ये जो 33% लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कुछ आस्था रखते हैं, जिनको लगता है कि हाँ भाई हम बड़े भाई बन के रहेंगे, हालांकि बड़े भाई रह के बन के 10 साल देख लिया है। बड़े भाई बन के रह के ना तो रोज़गार मिला है, ना कुछ मिला है, ना कोई काम धंधे बढ़े हैं, ना कुछ बेहतर हुआ है। ये एक अलग मसला है, इस पर भी हिंदू सोचता ही है। तो ये जो बड़ेपन वाला एक सुप्रीमेसी वाला थॉट है, अगर आप जाएं तो हिटलर के टाइम में अगर आप जाएं तो जो उसकी नाजी विचारधारा थी, वो भी यहूदियों को दोयम दर्जे का मानती थी और बात बात में उनको देश में रहना है कि नहीं रहना है बोलती थी। तो ये भागवत साहब भी बोल रहे हैं। तो ये तो उनके बयान का जो मुझे लगता है मोटा मोटा निष्कर्ष ये है, वो ये है कि हिंदुओं को नए सिरे से, हिंदू धर्म मानने वालों को नए सिरे से एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर धकेला जाए। वो जितना ज़्यादा हिंदू मुसलमान करेंगे, बटे हुए रहेंगे, उतना ही ज़्यादा उनको लगता है कि हम वो 33% को रिटेन करने में कामयाब होंगे, उसको बचाने में कामयाब होंगे। क्योंकि अब बहुत सारी जो दिक्कतें आई हैं, रोज़ी रोटी की, रोज़गार की, महंगाई की, हर तरह की दिक्कतें, स्वास्थ्य की, सेहत से खिलवाड़ की, बीमारी के ख़राब मैनेजमेंट की, अर्थव्यवस्था के ख़राब मैनेजमेंट की, इन सारे मुद्दों के रहते हुए भी अगर आप चाहते हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा ना हो, तो आपको कुछ ऐसे राग छेड़ने पड़ेंगे जिन पे, जैसे मैं भी अगर आज इस पे वीडियो नहीं बनाता तो मैं किसी ना किसी अर्थव्यवस्था के विषय पे बना रहा होता। जैसे मकानों में हम देख रहे हैं अब लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वाले मकान बिकने बंद हो गए हैं। 50 लाख तक के मकान की बिक्री बहुत कम हो गई है। 1 करोड़ से ऊपर वाले मकान दबादब बिक रहे हैं। अमीरों के पास पैसा है, इस पर मैं सोच रहा था, लेकिन भागवत साहब ने मजबूर कर दिया। तो ये पूरे विमर्श को समाज के अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, लोगों के जीवन से जुड़े हुए, रोजी रोटी से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए, जिनको मैं इस चैनल पे उठाता हूँ, उससे अलग करना चाहते हैं। दूसरी एक चीज़ और हो रही है, इस देश में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हो रहा है। यानी देश भर के जो सदन हैं, संसद हैं, विधानसभाएं हैं, उन सब के जो स्पीकर्स हैं, उनका एक सम्मेलन हो रहा है। उस सम्मेलन में हमारे राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के भी स्पीकर साहब जो हैं, और भी जगहों के लोग एक मत से
सुप्रीम कोर्ट को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयान आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट संसद के बाद में क्या कानून चेक करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट संसद से ऊपर हो गया है? लोकतंत्र में संसद ही सुप्रीम है, तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी गरिमा का पालन करना चाहिए। 1 महीने पहले से, ये सम्मेलन होने के 1-1.5 महीने पहले से देश के कानून मंत्री लगातार सुप्रीम कोर्ट पे हमले करते हैं, उसकी बहुत सारी व्यवस्थाओं पे, उसके मूलभूत उसका जो चयन का अधिकार है उस पर करते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ा हमला राज्यसभा के सभापति ने इस सम्मेलन में भाषण के दौरान ये किया कि उन्होंने कहा कि केशवानंद भारती केस जो था, उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं गलत मानता हूं। वो फैसला भारत के इतिहास में एक नज़ीर है। नज़ीर इसलिए है कि उस फैसले में ये तय कर दिया गया था कि संसद को कानून बनाने और कानून में परिवर्तन करने का अधिकार है, लेकिन भारत का जो संविधान है उसके दायरे में रहकर संविधान विरोधी, संविधान की जो मूल भावना है, संविधान का जो प्रस्तावना है, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन भी संसद को करने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप इस देश में उस फैसले को भी डेंट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नाम की संस्था को कमज़ोर कर रहे हैं, देश में मीडिया की साख का कबाड़ा हो चुका है। खुलेआम लोग सोशल मीडिया पे कोई गोदी मीडिया ये वो करके मीडिया की पूरी साख को ख़त्म करते हैं, उसके ऊपर हमले करते हैं। जो सरकार समर्थक मीडिया है उसने अपनी ही पूरी साख को ख़राब कर लिया है। दूसरी तरफ जो सरकार है और उसके समर्थक हैं वो प्रस्टिट्यूट बोल बोल के अलग से मीडिया को बदनाम करें, तो मतलब एक वो संस्था थी वो भी कमज़ोर पड़ गई। तीसरी बस्ती है हमारे देश की कार्यपालिका, हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी, वो पहले ही चरणों में पड़ी हुई है। वो कभी आपने देखा, बहुत लंबा समय हो गया ब्यूरोक्रेसी की असहमतियों की खबरें दिखाई नहीं देती। दिल्ली में दिखाई दे जाती है, केजरीवाल के खिलाफ आज चीफ सेक्रेटरी ने ये कर दिया, आज ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन देश के स्तर पर दिखाई नहीं देती है। यानी ब्यूरोक्रेसी संसद के सामने समर्पण किए हुए है। ऐसी हालत में अगर कोई संविधान विरोधी काम करे, संविधान बदलने की बात करे, कल के दिन कोई अगर चुना हुआ नेता खड़ा हो, संसद में ज़्यादा बहुमत ले आए, जैसा कि हिंदुस्तान में लहर चलती है। एक ज़माना आया था राजीव गांधी की लहर चली तो 2 सीट मिली बीजेपी को। फिर ज़माना आया मोदी जी का तो बाकी सब विकलांग हो गए, उनके सहयोगी भी किसी काम के नहीं रहे। ऐसी हालत में अगर कोई ये ऐलान कर दे कल से तानाशाही होगी और अगले 25 साल तक मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, तो आपको केशवानंद भारती केस की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आपको सुप्रीम कोर्ट में वैसे भी हम देखते हैं बहुत सारे फैसलों में बंद लिफाफा ये सब को लेकर आलोचना होती है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगी उस दिन कि भाई ये नहीं हो सकता, इस देश में लोकतंत्र तय किया गया संविधान में। इस देश की संसद में कुछ 3 राज्यों में अगर इस देश का प्रधानमंत्री चुनाव जीत जाता है तो मंत्रियों से लेके सांसदों तक बड़ी देर तक मोदी 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 नारे लगाते रहते हैं। संसद है भाई, देश की नीतियां तय करने के लिए है। अक्सर आप सदन का समय बर्बाद होने की बात करते हैं, पार्टी की जीत का जश्न मनाने की वो जगह नहीं है। और जो स्पीकर साहब आज बयान दे रहे हैं वो वहां पीठ पे बैठे हुए थे, बीच में उनका चेहरा आता है। माननीय सदस्य शांत हो जाएं, कह कहकर सबको चुप कराने वाले स्पीकर साहब उस समय मुदित भाव से उन नारों का आनंद ले रहे हैं जैसे भजन सुन रहा हूं। तो आपको नहीं लगता कि हर तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कमजोर कर दो, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण शुरू कर दो, लोगों से कहो रहना है तो इस कंडीशन में रहोगे ये कहना शुरू कर दो, और सारी चीजें मिला के एक ऐसा वातावरण बनाओ जिसमें जुनूनी आबादी अगर 30% वाली फिर से जुनूनी हो जाती है, तो जो एक नेता वाला देश, हर चीज़ एक होनी चाहिए, एक देश, एक टैक्स, एक ये, एक वो, एक नेता, एक पार्टी, अगर वो लाने, देखिए बहुत बार बार ये सवाल उठता रहा है कि संविधान विरोधी कोशिशें हो रही हैं बार बार, और आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान विरोधी कोशिशों पर लगाम क्यों लगाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो फैसला इसका आधार है, इसकी नींव है,
वो फैसला ही गलत था। यानी संसद में कुछ भी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट पे उसको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। और इसको डेमोक्रेसी के नाम पे कहा जा रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पे भाई साहब एक बार किसी की का अगर बहुमत आ गया तो डेमोक्रेसी का मतलब बहुमत की पार्टी की तानाशाही तो नहीं हो सकती ना। डेमोक्रेसी का मतलब तो संविधान की मूल भावनाओं के अनुसार लोकतंत्र होना चाहिए ना। तो जो भी हो, ये कुछ संकेत हैं और मुखर संकेत हैं जो ये बता रहे हैं कि इस देश की ये जो गंगा जमनी तहजीब है, बहुरंगी व्यवस्था है, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं इस देश में, अलग अलग तरह की ऋतुएं हैं, अलग अलग तरह के रंग हैं, अलग अलग तरह के मौसम हैं, हर तरह के फल हैं, हर तरह की सब्जियां हैं, हर तरह का भोजन है, और वो सब मिलके एक गुलदस्ता बनाते हैं। उस गुलदस्ते को तोड़ दो और उस गुलदस्ते को सहेज कर रखने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों पे बार बार हमले करो। ऐसा आप क्यों करोगे? सोचिएगा इसके पीछे क्या नीयत हो सकती है, सोचिएगा इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, सोचिएगा ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, सोचिएगा। और ये भी सोचिएगा कि ऐसा सब जगह हो रहा है तो हमको क्या करना है। वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस देश में किसी को भी अधिनायक नहीं होना है, नहीं होने दिया जाना चाहिए, ना होने दिया जाएगा। और ये बात 77 में भी लागू होती थी, 75 में भी लागू होती थी, 84 में भी लागू होती थी और आज भी लागू होती है। ये देश हम सबका है, हर जाति का है, हर धर्म का है, हर तबके का है, मूल निवासियों का है, बाद में आए लोगों का है, अलग अलग खान पान वाले लोगों का है, अलग अलग पहनावे वाले लोगों का है। ये सबका है और इसको सबका बने ही रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।